नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द बायोग्राफी। आज का बायोग्राफी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम लोग काफी सारे बात जानेंगे द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर जो आपको पहले कभी नहीं पता था। इनकी जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो मुश्किल से हार मान लेते हैं। आज जानेंगे कैसे ये सफर शुरुआत हुआ था, एक छोटा सा गांव से लेके राष्ट्रपति भवन तक। शुरू से पहले आप सबको ये बता देते हैं, जो इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा या सुनाया जाएगा, इसका काफी सारा अलग अलग सोर्स है, जैसे कि न्यूज आर्टिकल्स, इंटरव्यूज। अगर आपको लगता है कुछ भी चीज हम लोगों से छूट गए तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आगे आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महिला की जिनकी 2 बच्चे और 2 बच्ची थी, लेकिन दोनों बच्चे जवानी में जिंदगी छोड़ के चल गई, जिनके पति का भी मौत हो गया, जो अंदर से इतना टूट चुकी थी लेकिन खुद के ऊपर आत्मविश्वास कभी नहीं हारा, जिन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया और खुद के ऊपर इतना विश्वास रखा कि वो लाइफ में इतना आगे निकल गए कि अभी भारत का सर्वोच्च पद में अब आसीन हो चुके हैं। जन्म स्थान ऊपरबड़ा गांव जो ओडिशा राज्य का मयूरभंज जिला की है। 20 जून साल 1998 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के जन्म हुए। द्रौपदी सावताल आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती है और ये वही आदिवासी समुदाय है जिसने फ्रीडम फाइटर कान्हा मुर्मू बिलोंग किया करते थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ साल 1855 में विद्रोह किया था। द्रौपदी जिस गांव में जन्मी थी उस गांव की आबादी सिर्फ 3500 लोगों की थी। ये गांव झारखंड के सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर में थे। एक बात है जो इस गांव दूसरे गांव से अलग बनाती है और वो यही है कि इस गांव की बेटी अब देश की राष्ट्रपति बन गए हैं। आज इस गांव में फिर भी बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी। बस लोगों को 2 वक्त का खाना मिल जाए वही इनके लिए काफी था। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि द्रौपदी का बचपन यहाँ पे कौन से हालात में गुजरा होगा। द्रौपदी का पिता बिरंची नारायण टुडू और दादा दोनों ही इस गांव के सरपंच थे और शायद इसलिए इनका हालात फिर भी थोड़ा सा बेहतर था दूसरे लोगों से। लोग अक्सर इनके पिता और दादा के पास अपनी समस्याएं लेके आया करते थे और जिनको देख के द्रौपदी के मन में भी समाज के लोगों के लिए कुछ करने का इच्छा जागी। हाँ, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो कभी भी पॉलिटिक्स में एंट्री करेंगे। ऐसा इसलिए शायद उस समय एक लड़की का पढ़ना लिखना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और वो भी अगर लड़की आदिवासी जनजाति की हो। फिर भी द्रौपदी मुर्मू खुद के ऊपर भरोसा रखा, अपने पिता का हाथ पकड़ा और गांव के स्कूल पे पढ़ाई चालू कर दी। उसके बाद उनका गांव के पढ़ाई स्कूल खत्म होने के बाद वो पढ़ने के लिए घर से कुछ ही किलोमीटर दूर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में गई। यहाँ उन्होंने एक आदिवासी स्कूल में एडमिशन लिए और हॉस्टल में रहने लगी। वो अपने गांव की पहली लड़की थी जो ग्रेजुएशन के लिए घर से दूर भुवनेश्वर में गई थी। उनके सहपाठियों को मानिए तो वो स्कूल के दिनों में बहुत ही ज्यादा सरल स्वभाव की थी। जिससे भी मदद की जरूरत पड़ती थी वो हमेशा सबसे पहले आगे बढ़कर मदद करती थी। उन्हें संगीत का थोड़ा बहुत शक था, लेकिन ज्यादातर समय पढ़ाई में ही गुजरता। बाद में उन्होंने रामदेवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन ली ग्रेजुएशन के लिए। कॉलेज के पढ़ाई के दौरान श्यामचरण मुर्मू के साथ इनके मुलाकात हुई और ये मुलाकात जल्दी ही दोस्ती में बदल गई और यही दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई। उस समय श्यामचरण भी भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ाई करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद ही श्यामचरण द्रौपदी के हाथ मांगने के लिए उनके पिताजी के पास रिश्ते लेके गए। हालांकि पहले बार उनके पिताजी ये रिश्ता को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद ये रिश्ता शादी में तय हो गया। शादी के बाद द्रौपदी के संसार काफी सुंदर चल रहा था और जल्दी वो माता पिता भी बन गए। द्रौपदी के 4 बच्चे
2 बेटे और 2 बेटियां थी। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिक ना सकी। उनकी पहली बेटी जन्म से कुछ समय बाद ही छोड़ छोड़ के चल बसी, जिसके गम से द्रौपदी काफी टूट चुकी थी। लेकिन उन्होंने अपने बाकी बच्चों के लिए खुद को संभाला और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। साल 2009 में उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू का भी अचानक से मौत हो गई। उस समय लक्ष्मण की उम्र सिर्फ 25 साल थी। बेटे के अचानक मौत की खबर से द्रौपदी सदमे में आ गई और एक जवान बेटे खोने का गम ने उनके अंदर ही अंदर तोड़ दिया। ऐसा नहीं कि द्रौपदी के लिए ये सब आसान था, वो भी बुरे वक्त से गुजरी। एक समय वो पूरी तरह डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका ये दुख को कैसे कम करे। एक समय आया भी था जो उस समय लोगों के साथ वो मिलना जुलना भी बंद कर दी थी। इसी दौरान उनका एक रिलेटिव उनको ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाने के लिए सलाह दी। द्रौपदी मुर्मू ठान चुकी थी कि उनके ये अपने डिप्रेशन को खत्म करना ही पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा, लेकिन जीने के लिए कुछ तो आधार होना चाहिए। और ऐसे ही कुछ दिन बाद आश्रम से कुछ महिलाएं द्रौपदी से मिलने के लिए उनके घर आई और उनको ब्रह्मा कुमारी आश्रम ज्वाइन करने के लिए सलाह दी। धीरे धीरे आश्रम के कीर्तन और प्रवचन में उनका ध्यान लगने लगा और उन्होंने अपना सारा समय लोगों को देना भी शुरू कर दिया। और दिन का रूटीन कुछ ऐसा ही हो गया था कि सुबह से लेकर दोपहर तक पॉलिटिकल काम और फिर उसके बाद आश्रम के काम। लोगों का मुस्कुरान चेहरा देख के द्रौपदी का भी हिम्मत मिलती थी। उनकी जिंदगी अब नॉर्मल होने ही लगी थी कि साल 2013 में फिर से उनके लिए एक तूफान लेके आ गया। 2 जनवरी साल 2013 में द्रौपदी का दूसरा बेटा सड़क दुर्घटना के साथ मौत हो गया। द्रौपदी मुर्मू फिर से टूट गई। 1 महीना के अंदर ही उनका भाई वो माँ भी चल बसे। उनकी जगह शायद और कोई होता तो सहन नहीं कर पाता, लेकिन इस बार वो अपने मन को मजबूत कर चुकी थी। इस मुश्किल घड़ी में वो अपने मन को डगमगा जाने नहीं दिया। वो खुद को शांत रखा और उसके लिए योगा और ध्यान करने लगी। लेकिन इस बार द्रौपदी ने खुद को तो संभाल लिया था, लेकिन उनका पति संभाल नहीं पाया। और ऐसे ही साल 2014 में उनका भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस समय उनके परिवार में उसके बेटी ही थी और वो भी खुद को बिजी रखने के लिए एक बैंक में जॉब किया करती थी। अपने ससुराल पहाड़पुर के जमीन पर स्कूल खोलने के लिए ट्रस्ट में दे दी, जिसके नाम अपने बेटी और पति के नाम पर एसएलएस ट्रस्ट रखा। अगर उनका कॉलेज लाइफ में हम लोग फिर से जाए तो हम लोग ये जानेंगे कि उन्होंने कॉलेज पास आउट होने के बाद और शादी से पहले एक क्लार्क का जॉब में ज्वाइन कर लिए थे, जो जॉब उनको शादी के बाद छोड़ना पड़ा। उनका पति बैंक में भी नौकरी किया करते थे और शादी के बाद वो अपने बच्चे को संभालती थी। लेकिन उस समय उनको ये एहसास हुआ कि उनको कुछ आगे करना पड़ेगा। इसलिए बाद उन्होंने साल 1994 में उन्होंने रायरामपुर का अरविंद इंड्रीगल में असिस्टेंट टीचर का नौकरी ज्वाइन कर ली और इसी तरह ही साल 1997 तक उन्होंने पढ़ाई। उसके बाद उन्होंने एनजीओ ज्वाइन की और गांव-गांव में जाके लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य से जरूरी जानकारी देने लगी और जागरूक भी किया। उनका ये स्वभाव देख के उनका आसपास के काफी सारे आदमी लोग उनको राजनीति में भी ज्वाइन करने के लिए सलाह दी। उन्होंने काफी संघर्ष किए थे अपनी पढ़ाई के लिए, इसलिए वो पढ़ाई का मूल्य जानती थी और चाहती थी कि दूसरे आदिवासी लड़कियां भी उनकी तरह ही पढ़कर आगे बढ़े। उन्होंने साल 1997 में प्रसाद में चुनाव लड़ा और पूरे सहमति के साथ जीत हासिल की। हाँ, लेकिन प्रसाद का चुनाव लड़ना और पॉलिटिक्स में आना इतना आसान नहीं था। उनकी राजनीति में कोई पहचान भी नहीं थी और उनका राजनीति में जाने का कुछ विचार भी नहीं था। उन्होंने टीचर की नौकरी मिल गया था उनको
यही उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा बात थी। दरअसल उस समय पार्टी काउंसिलर की सीट एसटी के लिए आरक्षित थी और इस समय रायरंगपुर के जिला अधिकारी रविंद्रनाथ महातो भी द्रौपदी मुर्मू और उसके पति से मिले। पहले उनका पति एग्री नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने द्रौपदी को सपोर्ट किया और ऐसे ही उनका कदम पॉलिटिक्स में आया और प्रसाद का चुनाव लड़ा। इस साल रायरंगपुर का सिविक बॉडी वाइस चेयरपर्सन भी चुनाव किया। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि साल 1997 में भी बीजेपी का एसटी मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट भी चुनाव गया। साल 2000 में बीजेपी का तरफ से चुनाव लड़ा और भारी मतों के साथ जीत हासिल की। उस समय बीजेपी और बीजू जनता दल का सरकार बनी थी। उस समय द्रौपदी का ट्रांसपोर्ट एंड कॉमर्स मिनिस्टर में ज्वाइन कर लिए और साल 2000 से लेकर 2004 तक इसी समय थी। उसके बाद 2000 से 2009 तक के बीच में भी बीजेपी का एसटी मोर्चा का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी बन गए थे। 2004 में फिर से रायरंगपुर की जीत हासिल की और जिसके बाद 2006 से लेकर 2009 के बीच बीजेपी का एसटी मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट भी रह चुके। बाद में उन्होंने विधानसभा में बेस्ट विधायक का नीलकंठ पुरस्कार भी मिला उनको। 2009 में फिर से उन्होंने चुनाव लड़ी, लेकिन इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा। सबको यही लगा था कि शायद उनका पॉलिटिकल करियर यहाँ पे खत्म। लेकिन साल 2015 में झारखंड का गवर्नर में उनको नियुक्त किया गया और 2021 में तक रिटायर्ड होना पड़ा उनको इस पद से। उन्होंने अपने कार्यकाल का दौरान उन्होंने झारखंड का शिक्षा को बेहतर करने का प्रयास किए थे। 21 जून साल 2020 ये वो तारीख थी जिस दिन एनडीए ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को ऐलान किया। विपक्ष ने भी काफी सोच समझकर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार चुना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफी साल का था इस राजनीति में। और फिर भी बीजेपी ने 64 साल की द्रौपदी मुर्मू को ही अपने उम्मीदवार घोषित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले द्रौपदी मुर्मू के पास पीएम ऑफिस से फोन आया और ये कहा गया कि पीएम सर द्रौपदी मुर्मू जी से बात करना चाहते हैं। उसके बाद उनका पीए द्रौपदी मुर्मू जी के घर गए और उनको फोन दिया। फोन में यही बात हुआ कि पीएम सर द्रौपदी को बधाई दिए। ये वो दिन था 18 जुलाई 2022 वोटिंग हुआ और 21 जुलाई 2022 का राष्ट्रपति चुनाव का मतदान के लिए गणना हुई और द्रौपदी मुर्मू ने 6,76,803 मतों से जीत हासिल की। द्रौपदी मुर्मू का अगर डेली लाइफ में हम लोग बात करेंगे तो वो रोज सुबह 3 बजे उठती है और उसके बाद पहले योगा और ध्यान करती है और फिर नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद वो कुछ देर तक आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ते हैं। उसके बाद ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। वो लगभग अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर चुकी है। वो शुद्ध शाकाहारी भी है और इसलिए खाने में प्याज और लहसुन भी नहीं खाती है। लेकिन उनको ओडिशा का मिठाई छाना पोड़ा बहुत पसंद है। द्रौपदी मुर्मू आजादी के बाद जन्म पहले राष्ट्रपति है, लेकिन ओडिशा से आने वाली वो दूसरे राष्ट्रपति है। भारत में राष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक का दरवाजा दिया जाता है, माने वो सबसे ऊपर है। भारत के संविधान के मुताबिक लोकसभा का 3 मजबूत स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और यही कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति देश का नौसेना, वायुसेना और स्थल सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अक्षनिक को नियुक्त करने के लिए अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। बिना राष्ट्रपति अनुमति का शांति या समझौता का पूरे नहीं होती है।
राष्ट्रपति देश की इमरजेंसी घोषणा भी करती है। और यहाँ पे हम लोग का खत्म होता है द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर हम लोग का वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।